हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश ऐप। आज है आपकी तैयारी का डे 22। स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर एसएचएम। काफ़ी क्वेश्चंस एसएचएम से पूछे जाते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा लंबा है, इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, दो क्लासेस में इसको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। आज हम मेनली देखेंगे फेजर्स क्या होते हैं, टाइम का फेज का किस तरीके से लिंक होता है, एनर्जी किस तरीके से एसएचएम में होती है, एनर्जी पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ टाइम के साथ किस तरीके से वेरी होती है, स्पेशली वेलोसिटी और पोजीशन के तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सब कुछ हम इस सेशन में देख लेंगे। इस वीडियो में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हम अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के साथ पढ़ाई करते हैं, जिससे आपको क्लियरली आज दिखाई देगा कि यार एसएचएम में ओ ये फेजर होता है, उसकी शैडो बन रही है, या एसएचएम होता है। सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको एसएचएम के लिए कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका पार्ट 2 है, वो जरूर देख लेना। इसी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विक्रांत किरार है एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? कोई भी मोशन जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो जाए तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो जैसे बहुत सारे पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं। आप जैसे रोज़ स्कूल जाके वापस आते हो, अगले दिन फिर जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर जाते हो, फिर वापस आते हो, पीरियोडिक मोशन है। तो इस तरीके से बहुत सारे पीरियोडिक मोशंस हो सकते हैं। पीरियोडिक मोशन की एक ही हमारे पास डेफिनेशन होती है, रिपीट्स आफ्टर सम टाइम। पीरियोडिक मोशन रिपीट्स आफ्टर सम टाइम। ठीक है, पीरियोडिक मोशन हो गया। इसके बाद एक और टर्म है, कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ऑसिलेशंस हमारे पास एक टर्म होती है। ऑसिलेशंस का मतलब क्या हो गया? एक बार आप आगे गए फिर वापस आ गए। टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, जाना आना, उसको बोला जाता है ऑसिलेशंस। और जब यही टू एंड फ्रो मोशन बहुत ही फास्ट हो जाए तो उसको हम वाइब्रेशन बोल देते हैं। वेरी फास्ट कर दो इसको, वेरी फास्ट, तो ये बन जाता है हमारा वाइब्रेशंस। ठीक है, अब जब ये ऑसिलेशंस होते हैं, इनमें दो चीज़ें हमारे काम की होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। किसी भी ऑसिलेशन में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो उसका कुछ टाइम पीरियड है ना, और दूसरी चीज़ उसकी एक मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन होती है, उसके अबाउट आप ऑसिलेट करते हो इस तरीके से। और कितने टाइम में ऑसिलेट कर रहे हो वो आपका टाइम पीरियड, आपका नहीं मतलब उस ऑसिलेटिंग बॉडी का, पार्टिकल का, उसका टाइम पीरियड हमारे पास हो जाता है। जैसे इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। ये बॉब इस तरीके से ऐसे जा रहा है, या फिर हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग कहीं यहाँ से लगी हुई होती है, उसके कारण ये ब्लॉक इस तरीके से एस एच एम नहीं, अभी तो सिर्फ ऑसिलेशन की बात करें, एस एच एम पे तो अभी हम पहुँचे नहीं। ठीक है, अब जब भी हमारे पास ऑसिलेशन होता है तो यहाँ पे एक रीस्टोरिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि मान लो मैं मीन पोजीशन पे खड़ा हूँ तो मैं वहीं रहूँगा। ठीक है, ये मान लो इसकी मीन पोजीशन है तो ये यहीं रहेगा। फिर अगर ये आगे गया तो उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगना चाहिए, तभी ये वापस आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। अगर ये पीछे की तरफ आया तो उस पर आगे की तरफ फोर्स लगना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ फोर्सेस लगने चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। उसे वापस उसकी जो मीन पोजीशन है वहाँ पे रीस्टोर करना चाहता है, वहाँ पे वापस लाना चाहता है। तो वी नीड रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, वी नीड रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स यूजुअली ऐसा होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू 0 है, अगर मैं आगे जाता हूँ x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास यूजुअली जो आ जाएगा, हमारे पास फोर्स कुछ इस फॉर्मेट का आता है, माइनस के एक्स रेज टू पावर एन, जहाँ पर n हैज़ टू बी ऑड नंबर। ऐसा क्यों हुआ? ऑड नंबर होने की इसको क्या ज़रूरत है? देखो अगर ये ऑड नहीं हुआ है ना, अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो अगर मैं आगे जाता हूँ तो x की वैल्यू कुछ होगी, उसका आप स्क्वायर कर दोगे तो हमारे पास नेगेटिव में हमारे पास कुछ फोर्स आ जाएगा इस दिशा में। ठीक है, हम वापस आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो वो फिर से पॉजिटिव हो जाती, तो फोर्स फिर से नेगेटिव लग जाता, तो यहाँ पे भी इधर की तरफ फोर्स लगता, तो फिर अभी वापस क्यों जाएगा? फिर तो इधर ही चाहता चला जाएगा। ऐसे केस में गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए n की वैल्यू ऑड नंबर होना ज़रूरी है। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ऑलराइट,
अब देखो n की वैल्यू ऑड नंबर हो सकती है, तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि भाई इसकी वैल्यू 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, कुछ भी हो सकता है। इसी का एक स्पेशल केस होता है, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो वो फिर जो ऑसिलेशंस होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक नेचर के हो जाते हैं और उनको बुलाया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसीलिए उसमें टर्म सिंपल है। भले ही टॉपिक लोगों को बहुत कठिन लगता हो, कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, तो टर्म सिंपल यहाँ से आती है। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है, और वही हमें देखना है। तो एस एच एम के लिए हमारे पास कंडीशन आ जाती है भाई, एस एच एम मतलब फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स लग रहा होगा, ये हमारे पास एस एच एम की कंडीशन आ जाती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो रख दूँ तो फोर्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, और अगर यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल है तो उसके ऊपर फोर्स ज़ीरो हो जाता है। अगर आप आगे जाते हो तो पीछे फोर्स लगता है, पीछे जाते हो तो आगे फोर्स लगता है। तो इस चीज़ को, इस पोजीशन को हम बोलते हैं भाई मीन पोजीशन है, और फोर्स एट मीन पोजीशन ज़ीरो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफ नेट बोल देते हैं इसको, इज इक्वल टू ज़ीरो एट मीन पोजीशन। टोटल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि स्प्रिंग का फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो मान लो पेंडुलम यहाँ था, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि रस्सी में टेंशन ज़ीरो हो गई, वहाँ पे इस पर नीचे एम लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रही होगी, नेट टोटल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो एट मीन पोजीशन। एस एच एम या सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो हमने देखा था हमारे पास एस एच एम के लिए कंडीशन आ जाती है फोर्स हैज़ टू बी माइनस के एक्स के बराबर। पहले तो इसको फील करने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है। एक्स की वैल्यू पहले तो हमें एक वो बनाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक रेफरेंस फ्रेम बना लिया। रेफरेंस फ्रेम बना लिया, फिर हमने देखा भाई यहाँ से इस पार्टिकल को मैंने इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है इस दिशा में तो इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, नेगेटिव दिशा में अब लगना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर इस तरीके से आ जाती है, भाई कुछ फोर्स इस तरीके से लग जाता है, और इसी फोर्स की जो वैल्यू है वो माइनस के एक्स के बराबर है। पहली बात तो ऐसा फिजिकल सिचुएशन होती है, और ये कैसे पॉसिबल है। मान लो मैं यहाँ से इस तरीके से एक स्प्रिंग लगा देता जिसकी नेचुरल लेंथ यहाँ तक थी, आप इस पार्टिकल को आगे ले गए तो इस पीछे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी हमारे पास एस एच एम का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल होता है, इसको भी काफ़ी डिटेल में हमें समझना है। ठीक, हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो गई माइनस के एक्स। यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, यही चीज़ हो जाती है मेरे पास मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम टाइम्स एक्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इस इक्वेशन का हमें एक सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे? तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, हमारे पास पोजीशन होती है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, तो हमारे पास क्या आ जाती है, वेलोसिटी। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी वी अपॉन डी टी कर देते हैं, तो वो आ जाता है एक्सेलरेशन। तो अगर ये वेलोसिटी है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो वो चीज़ कहलाती है, देखो उसको कैसे लिखा जाता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन हो गया, ये रही पोजिशन है ना, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग टाइम्स एक्स। अभी जो के बाई एम है ना, सिंप्लिसिटी के लिए अभी हमने इसको लिख दिया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से। ओमेगा का स्क्वायर ही क्यों लिखा वो भी देखते हैं, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होता है फिर हमारे पास बहुत आसानी से मिल जाता है। अब इसका सोल्यूशन एक्चुअली में तो करने हम जाएंगे नहीं। ठीक, यहाँ से एक चीज़ आती है हमारे पास कि भाई ओमेगा स्क्वायर जो है मैंने किसको रखा था, के बाई एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर रखा था। या फिर मैं लिख सकता हूँ, एक काम करता हूँ कि ओमेगा को लिख देता हूँ अंडर रूट के बाई एम, इस तरीके से एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है। ये हमारे पास वैल्यूज़ इस तरीके से आ जाती हैं। अब ये जो इक्वेशन है, इसको डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सोल्यूशन होता है बहुत ही स्टैंडर्ड सा है। इसका जो सोल्यूशन आता है वो निकल के x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। यहाँ पे देखो x है, इसको आप दो बार डिफ्रेंशिएट करो, इस चीज़ को, इसको आप दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और एक माइनस और आ जाएगा, और फिर वही चीज़ हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाती है। तो और यहाँ से आप फिर इसको बोल सकते हैं यार ये इसमें सिर्फ ओमेगा स्क्वायर ही तो था, तो यहीं से आ जाता है हमारे पास इसका डबल डिफरेंशिएशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। अब ये कहाँ से आया, जहाँ से भी आया आ गया। हम इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते तो हम क्या देखते हैं, पहली बात तो हमारे पास एक्स किसे बोला जाएगा,
भाई एक्स हमने यहाँ से लिया था तो एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। ए क्या चीज़ है हमारे पास, ए बोला जाता है एम्पलीट्यूड, ए इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। जैसे यहाँ पे साइन के अंदर अब टाइम की कुछ भी वैल्यू होती रहेगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो भी गई तो एक्स की तो एक मैक्सिमम वैल्यू ए तक ही आके अटक जाती है, तो दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू। और ये साइन वाली वैल्यू +1 के साथ साथ -1 भी हो सकती है, तो मुझे पता चलता है एक्स की वैल्यू +a से -a के बीच में ही कहीं रहने वाली है। एक्स +a तक जा सकता है, -a तक जा सकता है, बस इसी के बीच में इधर उधर इधर उधर वो भटकता रहता है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास। फिर एक और टर्म हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओमेगा। ओमेगा कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। हम देखने भी वाले हैं कि एक्चुअली इस ब्लॉक का जो मोशन हो रहा होता है यहाँ पे SHM, यहाँ पे कहीं एक बड़ा सा ऐसे सर्किल है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से गोल घूम रही है, उसकी परछाई का जो मोशन होता है वो SHM ही होता है। और वो जो ब्लॉक घूम रहा होता है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घुमाओगे तभी वो मैच होता है। लेकिन टेक्निकली एंगुलर वेलोसिटी सर्किल में घूमने वालों की चीज़ें होती है। यहाँ पे तो SHM हो रहा है तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। बस फ़र्क समझ लो यहाँ पे, टेक्निकल सा फ़र्क है छोटा सा। फाई क्या होता है हमारे पास? फाई होता है इनिशियल फेज। अब सवाल उठता है ये इनिशियल फेज है तो फाइनल फेज कौन सा है? वैसे कोई फाइनल फेज नहीं होता, हम बोलते किसी भी टाइम पर जो फेज है वो ये पूरा का पूरा हमारे पास फेज होता है। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं भाई, हमारे पास ये जो पूरी की पूरी टर्म आई है इसको मैं बोल दूंगा दिस इज फेज। ठीक है, तो फाई इसका सिर्फ इनिशियल फेज है, क्योंकि अगर टी की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पे सिर्फ फाई की वैल्यू बचती है, इसीलिए होता है भाई इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो फेज था वो सिर्फ फाई था। ये हमारे पास आ जाता है इस तरीके से इक्वेशन। और इसका कुछ टाइम पीरियड होता है भाई, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी रहती है? टी। वो आता है हमारे पास 2π/ओमेगा। और क्योंकि मेरे पास यहाँ ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, मैं यहाँ लिख दूंगा इसकी वैल्यू जाती है ऑल्सो 2π√m/k। देखो यहाँ पर k ऊपर है लेकिन ओमेगा डिनोमिनेटर में है ना, तो फिर m ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। यही है हमारे SHM के सारे बेसिक्स। SHM की सारी इक्वेशन यहीं से आती हैं। अब x को डिफ्रेंशिएट अगर मैंने किया है ना, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करूँगा मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी को स्क्वायर करके हाफ mv स्क्वायर करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सब कुछ इतने से ही होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। The distance covered by a particle undergoing SHM in one time period is। अब ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है बट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो हमारे पास पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, वो आगे जाता है, फिर वो वापस पीछे आता है, फिर वो इधर तक जाता है, फिर वो वापस यहीं तक आ जाता है। एक्चुअली मोशन एक ही लाइन में होता है, लेकिन अगर मैं एक ही लाइन में बना दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी एटलीस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर वापस यहाँ पे आ गया। अगर ये हो गया तो इसको मैं बोलता हूँ दिस इज 1 ऑसिलेशन के बराबर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं यार ये डिस्टेंस हमारे पास एम्पलीट्यूड ए के बराबर है। तो इसने एक बार ए चला, फिर दूसरी बार ए चला, फिर तीसरी बार ए चला, फिर चौथी बार ए चला, तो इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है इन वन टाइम पीरियड उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4a। और इसी का एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन होता है क्वेश्चन का कि भाई डिस्टेंस की जो वैल्यू है डिस्टेंस इज इक्वल टू 4a होता है। और यहीं पर अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया तो वो आ जाता है हमारे पास 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहीं पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे तो फिर आंसर 0 मार्क करेंगे हम। फेजर डायग्राम क्या होता है? हम देखो SHM होता है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मोशन होता है, या फिर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में SHM हमारा मोशन होता है। लेकिन ये सब लिंक किया जाता है एक सर्कुलर मोशन से। मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई पार्टिकल सर्कल में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है,
तो उसकी जो परछाइयाँ बनती हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं। जैसे यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो उसकी जो परछाई होगी वो देखो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करती हुई दिखाई देगी, तो वो एक SHM होगा। अगर यहाँ ऊपर से लाइट आ रही है तो हमारे पास यहाँ परछाई ऐसे SHM करती हुई नजर आएगी, तो वो इस तरीके से SHM होता है। तो सर्कुलर मोशन और SHM के बीच में यही लिंक है, इनको बोला जाता है प्रोजेक्शंस है। जैसे मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, वो यहाँ पर है और वो घूम रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इसका रेडियस है। अच्छा, ये घूम रहा है इस तरीके से, तो ये पार्टिकल थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, इस तरीके से पार्टिकल जाएगा। इस पार्टिकल का कुछ एक्स प्रोजेक्शन हो सकता है, सॉरी वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो सकता है ना, अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है तो इसका कुछ एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो सकता है। जैसे अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो ये वाला इसका कुछ एक्स पोजिशन हो जाएगी। तो हम एक्स प्रोजेक्शन, वाई प्रोजेक्शन इस तरीके से टर्म्स में बातें करेंगे। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा अलग जगह बना दिया, इसको थोड़ा मूव करते हैं इसको। अब यहाँ पर इसका जो रेडियस है उसको कितना लिया जाए, तो देखो जिस वक्त ये पार्टिकल यहाँ कहीं रहा होगा, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूँ, इसके एक्स प्रोजेक्शन की बात करूँ, तो ये वाला जो पार्टिकल SHM करता है वो उसके मैक्सिमम पे है। तो इसके लिए तो ये वाला डिस्टेंस एम्पलीट्यूड के बराबर था, तो इसको हम एम्पलीट्यूड A के बराबर ही इसका रेडियस मान लेंगे। सिमिलरली ये पार्टिकल यहाँ से चलते चलते कभी यहाँ आ जाएगा। जब मान लो पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे हो गया, तो इसकी ऐसे में लाइट पड़ने के कारण जो यहाँ वाली परछाई होती है वो कहाँ होगी, इस जगह पे आ जाएगी। वो इस दिशा में अपने मैक्सिमम पे है, तो ये फिर से एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया। तो हम देखते हैं भाई इसका जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। मैं लिख देता हूँ भाई ये है मेरे पास A। ऑलराइट, अब हम मान लेते हैं कि इस दिशा में घूम रहा होगा, इसके घूमने की कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी तो हमें माननी पड़ेगी। तो मान लो मैं बोल देता हूँ ये इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा था, कोई बात नहीं। किसी भी क्षण इसका जो एंगल है थीटा इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं इसका जो एक्स प्रोजेक्शन है उसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी इसको हम क्या बोल सकते हैं। देखो अगर मैं एक्स प्रोजेक्शन की बात करूँ, एक्स प्रोजेक्शन में ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू 0। अब मान लो इसके नीचे, ये इसके एग्जैक्ट नीचे तो नहीं बना हुआ है, भाई जहाँ भी इसकी x पोजीशन कुछ आती है हमारे पास, मैं लिख दूंगा भाई इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको लिख सकता हूँ दिस लेंथ विल बी x, और ये हो जाएगी a का cos थीटा। तो हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक। सिमिलरली मैं कुछ इसके y प्रोजेक्शन की बात कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास है y इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे हम, ये रहा y इज इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर समय पे ये हमारा थोड़ा ऊपर है, इसकी कुछ y में वैल्यू है, और वो y में वैल्यू किसके बराबर है, ये वाली लेंथ के बराबर। तो क्या इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ ये a का साइन थीटा है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है भाई y प्रोजेक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू a का साइन थीटा, ठीक। अब क्योंकि मान लो ये इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा था, किसी भी टाइम t पर हम इसके थीटा और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर ये यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, किसी भी टाइम t में, अब देखो ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, तो हम लिख सकते हैं भाई थीटा की वैल्यू ओमेगा टी के ही तो बराबर होगी ना। तो यहाँ पे हमारे पास आता है ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे वैल्यूज रख दो। x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y विल बी a साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या बन गया ये एक SHM की इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये एक SHM की इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, उसकी जो परछाइयाँ हैं वो SHM करती हैं। इस जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कल को बोला जाएगा, ये एक रेफरेंस सर्कल है ना, दिस इज अ रेफरेंस सर्कल। इसका जो रेडियस होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना लिया है। और उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जो इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखा a cos ओमेगा टी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जो SHM के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। यहाँ पर अब कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत रटना कि एक्स प्रोजेक्शन पे हमेशा a cos ओमेगा टी आता है। जिस तरीके से डायग्राम बना होगा, मान लो किसी ने यहाँ से थीटा इस तरीके से नापा हुआ है और हमारे पास यहाँ से ओमेगा इस डायरेक्शन में दे दी, तो यहाँ पर के रटी रटाई चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। हमें देखना समझ में आना चाहिए कि भाई ये वाला डिस्टेंस है, अगर हमने इसको बोला हुआ है कि ये x है, तो x की वैल्यू a cos ओमेगा टी आ रही है यहाँ पर, है ना।
सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू a sin ओमेगा टी आ रही है। इस तरीके से हमें देखना आना चाहिए। देखना आ गया तो हम इक्वेशन आसानी से लिख लेंगे। अब एक बात बताओ, ये यहाँ से ऐसे 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 घूम रहा है और ये भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जिस वक्त ये ऊपर जाता है उस वक्त ये मैक्सिमम पे आता है, जिस वक्त ये यहाँ आता है ये यहाँ पहुँच जाता है, जिस वक्त ये नीचे आता है ये यहाँ आ जाता है, जिस वक्त ये यहाँ आ जाता है ये वाला यहाँ आ जाता है फिर से। तो इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है। इसी से मुझे पता चलता है कि भाई दोनों का टाइम पीरियड मैं निकाल सकता हूँ, t विल बी इक्वल टू 2π/ω फॉर बोथ SHM एंड रेफरेंस सर्किल का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके लिए। तो इस तरीके से हमें देखना आना चाहिए। अब यहाँ पे भी हमने माना था कि थीटा एकदम 0 से स्टार्ट हुआ था। इस तरीके से मान लो 0 से नहीं स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, उस चीज़ को भी देखते हैं। देखो, हर बार ज़रूरी नहीं कि SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट हो। कई बार हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर इस तरीके से हमारे पास SHM हो रहा है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम रेफरेंस सर्किल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस सर्किल है। पहले तो इसमें ओमेगा की डायरेक्शन हमें बनानी पड़ेगी। भाई ओमेगा इस तरीके से होता है, ठीक। और हमें ये भी बताना पड़ेगा यार स्टार्टिंग में थोड़ा इस तरफ जा रहा था, ठीक है, या फिर ये किस तरफ आ रहा था, इस तरफ आ रहा था। आपको जो मन करे उस तरफ आप रख सकते हो। लेट से अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई ये इस तरफ आ रहा था एट t इक्वल टू 0, ठीक। तो अब इसको मैं किस चीज़ की परछाई बोलूँ? देखो, हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है जो इस तरीके से चक्कर काटता है। ये उसकी परछाई है। अगर ऊपर से लाइट आ रही है तो वो पार्टिकल कहाँ होगा? बहुत ही सिंपल है कि वो पार्टिकल इसके एग्जैक्टली ऊपर कहीं होना चाहिए, तभी तो वो इसकी परछाई बनेगा। पार्टिकल की हमारे पास दो पोजीशन आ जाती हैं, या तो पार्टिकल यहाँ है या फिर पार्टिकल यहाँ है। अच्छा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्टिकल है हमें पता है रेफरेंस सर्किल में इस सेंस में वो घूम रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही मार्क कर दिया था, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इस तरफ आ रहा है। हमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो अगर ये वाला ऑप्शन को मैं चुन लूँ, मान लो इसको मैंने चुन लिया, तो ये तो भाई साहब इस तरफ जा रहे थे, ये इस तरफ जा रहे थे, तो इसकी परछाई तो यहाँ पे इधर आती। लेकिन हमारा तो वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, यानी कि ये गलत आंसर है। यहाँ पे देखो, इस सेंस में हमें घुमाना है। ओमेगा देखो इस तरीके से थी, तो ये डेफिनेटली इधर आ रहा होगा। ये डेफिनेटली इधर आएगा तो इसकी परछाई भी इधर आएगी। और देखो वेलोसिटी इसी तरफ है। इसका मतलब हमें पता चल गया भाई यहाँ वाला जो पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ पर है एट t इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं इतना पता चल गया, मैं बोल दूंगा भाई ये है मेरे पास a एम्पलीट्यूड, और हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अब मुझे लिखना पड़ेगा इसकी पोजीशन, कुछ ना कुछ तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये था मेरे पास x इज इक्वल टू 0। इस वक्त इस पार्टिकल की पोजीशन x के बराबर है। यहाँ पर वही चीज़ मैं देख सकता हूँ भाई, ये हमारे पास इस तरीके से x आ जाता है। अच्छा, x को मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर अभी मेरे पास एंगल है। देखो ओमेगा इस सेंस में है, तो एंगल को भी मैं यहाँ से नापना शुरू करता हूँ इस तरीके से। एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास पार्टिकल यहाँ था। हम क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल फेज बोल देंगे। x की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास फाई के बराबर है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये एंगल फाई था। t की वैल्यू 0 पर हमारे पास पार्टिकल यहाँ था, ये वैल्यू हमारे पास फाई थी, इसके कारण x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये थोड़ी देर बाद, अब देखो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस एम्पलीट्यूड को इधर लिख देते हैं। थोड़ी देर बाद ये इस तरीके से और घूमेगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास इस तरीके से ये पार्टिकल आ चुका होगा, और ये वाला जो एंगल अभी अभी हमने कवर किया, इसको मैं बोलूँगा भाई ये वाला हमारे पास ओमेगा टी हो गया। तो जो टोटल एंगल बन जाता है ये कितना हो गया? ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हुआ है, और ये एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, थोड़ी देर बाद में ये एंगल इस तरीके से आ जाएगा कि हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमें पता भी चल रहा है, देखो ये x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आ गया। तो इस तरीके से हमें देखना आना चाहिए। और इनिशियल फेज का मतलब यही होता है कि भाई अगर आपका मीन पोजीशन से तो स्टार्ट नहीं किया आपने, कहीं से स्टार्ट किया, तो या तो मैं ऐसे बोलता कि भाई इसका एम्पलीट्यूड a था, लेकिन हमने x इज इक्वल टू a/2 से इसको स्टार्ट किया है। एक बोलने का तरीका ये भी हो सकता है। या फिर मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई मैंने इसको इस तरीके से स्टार्ट किया कि इसका कुछ इनिशियल फेज था। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया? कि अगर ये x इज इक्वल टू a/2 से स्टार्ट होता है, तो बताओ इसका इनिशियल फेज कितना था? तो हमें पता चल जाता है भाई ये x की जो वैल्यू है वो a/2 के बराबर है। ये पूरा का पूरा हमारे पास a था,
मैं लिख दूंगा a/2 इज इक्वल टू a ऑफ cos फाई, है ना। a का cos फाई a/2 के बराबर है। तो यहाँ से देखो मुझे मिल गया cos फाई की जो वैल्यू है वो 1/2 है। cos फाई की वैल्यू 1/2 यानी फाई की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। पाई की टर्म्स में बात करोगे तो हो गया मेरे पास π/3। इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा भाई इसका इनिशियल फेस अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो फाई की वैल्यू π/3 मैं लिख दूंगा। तो अब बोलने का दूसरा तरीका क्या हो गया, अब मैं ये नहीं बोलूंगा हम a/2 पे थे, अब मैं बोलूंगा इसका इनिशियल फेस था π/3। तो जिसको समझना है वो समझ जाएगा कि ओ इनिशियली इसकी पोजीशन मेन पोजीशन पे नहीं थी, वो हाफ एम्पलीट्यूड पे था। इस तरीके से हमारे पास ये फेज वगैरह काम करता है। The radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in the figure। तो यहाँ पे देखो रेडियस पता है हमें, इस सेंस में घूमना है, यहाँ पे एरो भी बना रखा है, ये लिखा है p यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल हमारा यहाँ पर था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी हमें दिया है कि टाइम पीरियड की वैल्यू है 4 सेकेंड। तो द y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल, अब देखो ये यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करेगा। तो मान लो ये यहाँ पर गया है, वाई प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो इसको आप ऐसे समझो इधर से लाइट आ रही है तो इसका वाई पार्टिकल यहाँ कहीं आएगा, प्रोजेक्शन है ना। जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसका वाई प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। तो वाई प्रोजेक्शन हमारे पास इस तरीके से एसएचएम करता हुआ हमें नजर आएगा। हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये पीवाईक्यू है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया देखो, सॉल्व करते हैं। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और थोड़े टाइम बाद ये पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ आ जाता है फॉर एग्जांपल। तब पहले तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा लाइन इस तरीके से। ये है मेरे पास रेडियस कितना r, इसको लिख देते हैं जिसकी वैल्यू मुझे पता है 3। जब हम बोलते हैं y प्रोजेक्शन, मतलब इसका मुझे y प्रोजेक्शन में मैं बोलूँगा कि भाई मुझे ये वाली जो लेंथ है जिसको मैं बोलूँगा यार यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ नापता ये हो जाता मेरे पास y। इसकी वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पर थे t इज इक्वल टू 0 पे, फिर हम इस तरीके से घूमते हुए यहाँ पे आए तो इसने कुछ एक एंगल कवर किया है। क्या हम इस एंगल की वैल्यू बता सकते हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टाइम्स टी। अब ओमेगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी टाइम टी पर इस तरीके से मैं थीटा को लिख सकता हूँ। ओमेगा को भी पता कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन वाई प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वाई प्रोजेक्शन की जो वैल्यू जाती है वो जाती है आर इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे हमेशा मैं ये बोलूँगा, इसको रटना मत कि वाई प्रोजेक्शन पे कॉस होता है, एक्स प्रोजेक्शन पे साइन होता है। कहाँ से एंगल मेजर किया उस पर भी डिपेंड करता है। अगर एंगल्स यहाँ से मेजर किए जाते तो बात ही अलग हो जाती, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आ जाती है हमारे पास आर कॉस थीटा। अब देखो वाई की वैल्यू में रेडियस की जगह मैं लिख दूंगा सीधे सीधे 3, और मुझे थीटा की जगह लिख देना है ओमेगा टी। बस मुझे ओमेगा नहीं पता, तो ओमेगा कैसे पता करें? तो ओमेगा यानी ये कितनी तेज़ी से घूम रहा है, तो जितनी तेज़ी से घूमेगा उसके हिसाब से इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। और हमें टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है 4 सेकेंड। अच्छा, एक पूरे चक्कर में हम कितना एंगल कवर करते हैं? 2 पाई। एक पूरे चक्कर में समय कितना लग रहा है इसको? 4 सेकेंड। तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो 2 पाई होता है, जो पूरा का पूरा एंगल कवर हो जाएगा, वो ओमेगा इंटू टाइम पीरियड होगा, है ना। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी। या फिर अगर आपको याद हो, हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा। वो सब एक ही जगह से डिराइव हुए हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि भाई हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है, ओमेगा की वैल्यू आ जाती है मेरे पास पाई डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से वैल्यूज़ रखो। वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, रेडियस की जगह रख देंगे हम 3। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा की जगह आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 2 टाइम्स टी। एंड ये है ऑप्शन डी, टी इज आवर करेक्ट आंसर। Two particles are performing SHM with same frequency and amplitude A. They are both seen together at a/2 moving in opposite directions. The phase difference between them is। ये सवाल तो इतनी बार पूछा गया है कि पूछो मत। अब देखो उससे बोला जा रहा है कि हमारे पास पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ SHM कर रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो दोनों मान लो इस तरीके से ऐसे 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 कर रहा होगा, दूसरा वाला भी ऐसे 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 कर रहा होगा। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों पार्टिकल को एक ही जगह पे देखा गया, जो था हमारे पास a/2। तो मान लो ये पूरा का पूरा मेरे पास a था, तो उसका a/2 पे देखा गया। अगर SHM की बात करते तो SHM में वो यहाँ पर इस तरीके से घूम रहे होते और हमको इस जगह पे पार्टिकल मिल जाता। देखो a/2 पर ये है।
लेकिन यहाँ पे बोला गया कि एक बार पार्टिकल हमारा इस दिशा में जा रहा था, दूसरा पार्टिकल हमारा इस दिशा में जा रहा था। बताओ इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस कैसे पता करेंगे? देखो हमने फेज निकालना सीखा था। मान लो मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल होता है तो मैं देख लेता था भाई यहाँ पर इसका रेफरेंस सर्किल है और यहाँ से ऐसे घूम रहा था, तो मान लो ये इसका इनिशियल फेज है। सिमिलरली आप किसी और का इनिशियल फेज निकाल सकते हो। मान लो दूसरा वाला मेरे पास यहाँ था, तो मेरे पास एक का फेज ये आ गया, दूसरे का फेज ये आ गया। खास बात क्या है, दोनों को सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन में आपको घुमाना है। ऐसा मत करना कि एक का रेफरेंस पार्टिकल में सर्किल ऐसे घूम रहा था, दूसरे का ऐसे घूम रहा था, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि फिर उन दोनों के बीच का फेज कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब अगर हमारे पास यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा है, फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ से नापना शुरू करूँ, है ना, तो भी सेम फेज डिफरेंस आएगा। अगर मैं यहाँ से नापना शुरू करूँ तो भी सेम फेज डिफरेंस आएगा, डिफरेंस सेम आता है। तो अब आपको पहली बात इन दोनों के करस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्किल पे जो पार्टिकल हैं उनको बनाना है। कोई सा भी सेंस मान लो, आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, किसी भी तरीके से देखोगे सेम आंसर आएगा। उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपको बताना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 2π/3। सॉल्व करते हैं कैसे। देखो हमारे पास पहली बात तो यहाँ पर पार्टिकल है, तो रेफरेंस सर्कल में जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल होने वाला है वो इसके इसी लाइन पे होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग होंगे, ये भी मुझे पता चल गया। क्यों पता चल गया दोनों अलग अलग होंगे? क्योंकि अगर दोनों सेम ही होते तो दोनों सेम ही दिशा में जा रहे होते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सेंस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लो इस तरीके से मान लिया, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल इधर जा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला होगा? यहाँ वाला, जो इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास एक पार्टिकल तो ये वाला आ जाता है, दूसरा आता है ये वाला। एक की शैडो यहाँ पर इधर जाती हुई दिखेगी, दूसरे वाले की शैडो इधर जाती हुई दिखेगी। दोनों किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर a/2 पर एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों के फेजेस बनाओ, देखो। तो यहाँ से मैं लाइन ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से, ऐसे। एक ये हो गई, दूसरी हमारे पास ये हो गई। कहाँ से नापना चाहते हो फेजेस को? किसी भी जगह से नाप लो। अगर मान लो मैं यहाँ से नापता हूँ, है ना, लेट्स से मैंने यहाँ से नापा, तो ये मेरे पास एक का θ1 हो गया, ये मेरे पास दूसरे का θ हो जाएगा। बेसिकली दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो ये वाला डिफरेंस हमें पता करना है। और ये हम ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। देखो सिमेट्री से मुझे दिख रहा है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, दोनों बराबर होने वाले हैं। मुझे एक भी एंगल पता चल जाए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और एक्चुअली वो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? क्या बोला इनने कि वो a/2 पे था, a/2 पे था, यानी ये वाली लेंथ a/2 थी, यानी कि ये वाली लेंथ एम्पलीट्यूड/2 थी, ठीक है भाई। ये वाली लेंथ मेरे पास a/2 है। पूरा का पूरा जो रेडियस होता था वो मेरे पास एम्पलीट्यूड a के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो एंगल है थीटा, पहले तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है a/2 डिवाइडेड बाई a, यानी कि 1/2। क्या इससे मुझे ये नहीं पता चल जाता कि थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाती है मेरे पास 60 डिग्री, या फिर इसी को आप लिख सकते हो π/3। अब क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है तो इसको फटाक से ऐसे मत मार्क कर देना। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 2 थीटा के बराबर है। हमने अभी ने थीटा की वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास जो डेल्टा फाई इस तरीके से लिखना है उसकी वैल्यू जाएगी 2 टाइम्स थीटा, यानी कि 2π/3 एंड सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत बार ये पूछा भी गया है। फेजर डायग्राम की एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन होती है जिसमें हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट को नापना चाहते हैं। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ से पार्टिकल ऐसे 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 इस तरीके से ऐसे जम करता है, हमें पता है कि उसका कुछ एम्पलीट्यूड होता है a, इस तरीके से। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इसको यहाँ से a/2 पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो इस चीज़ को हम कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो ये a/2 पर है, तो अब इस चीज़ को पता करने के लिए देखो इसकी स्पीड तो बदलती रहती है। यहाँ पे होता है बहुत तेज़ स्पीड होती है, यहाँ पे आता है 0 स्पीड हो जाती है इसकी, फिर यहाँ पे वापस आता है, स्पीड इसकी पूरी समय बदलती रहती है। उस तरीके से सॉल्व करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको अगर मैं रेफरेंस सर्किल पे देख लूँ तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? देखो ध्यान से, अगर ये a/2 पर है ऐसा बोला गया है, तो यानी कि यहाँ पर मुझे पता चल जाता है इसका जो परछाई बन रही होगी वो a/2 पे होगी। तो इसके फेस को बोल दूंगा भाई मैं यहाँ पर था, ठीक भाई। यहाँ से देखो a/2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर ये आ चुका है। मान लो मुझे जो टाइम पीरियड एक्चुअली पता करना है वो कहाँ से कहाँ का पता करना है। मुझे पता करना है कि 0 से a/2 में कितना टाइम लगता है और a/2 से a तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है
और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है, मैं दोनों जानना चाहता हूँ। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पर मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूँ इस तरीके से, तो भाई साहब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो एंगल इनके रेफरेंस सर्कल पे जो पार्टिकल घूम रहा है उसने ये वाले एंगल को कवर किया होगा। ठीक, ये वाला एंगल इसने कवर कर लिया है। अच्छा अभी हमने देखा था ये वाला जो एंगल आ जाता है इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 60 डिग्री। कैसे आ जाती है, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड ए के बराबर है, ये मेरे पास a/2 के बराबर है। तो आप देख सकते हो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो 60 डिग्री। दिस इज a/2, ये हमारे पास a इस तरीके से। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये 60 डिग्री आ गया है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। और यहाँ पर इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर ओमेगा होती है तो ये वाला जो 30 डिग्री कवर करने में समय इसको लगा है उसकी वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख दूंगा भाई मेरे पास ओमेगा टी। पहली बात तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ यार, ये था मेरे पास T1, ये था मेरे पास T2, तो मैं लिखूंगा ओमेगा टाइम्स T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अगर मुझे पाई की टर्म्स में बातें करनी है तो इसको मैं लिख दूंगा, ये आ जाता है मेरे पास π/6, क्योंकि हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे सीधे सीधे 30 डिग्री। ठीक है, हमने इस तरीके से बात कर ली। अच्छा मैं जो ये टाइम पीरियड की बातें करना चाहता हूँ, ये जो टाइम लगा है मुझे ओमेगा और T1 ओमेगा की टर्म्स में नहीं चाहिए। मुझे ये पता करना है कि भाई अगर पूरा टाइम लगता है कैपिटल T तो उसका एक फ्रैक्शन ही तो है ये वाला टाइम। मुझे वो फ्रैक्शन पता करना है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑलराइट, यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है π/6 ओमेगा। ओके, अब इसी को देखो मैं किस तरीके से लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 2π/ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1/12, है ना। ये देखो 2 से 2 कट के फिर से π/6 ओमेगा आ जाएगा। और ये 2π/ओमेगा क्या होता है, कोई भी हमारा SHM हो रहा होता है तो ये उसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से मेरे पास पता चल जाता है भाई T1 की वैल्यू आ गई मेरे पास T/12 वे T इज द टाइम पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। ये कौन सा है, 0 से a/2 पहुंचने का टाइम। 0 से a/2 पहुंचने का जो टाइम लगा वो मेरे पास T/12 आ जाता है। नेक्स्ट, अब हमें देखना है यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम। अब टेक्निकली आप देखो दोनों में डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो बराबर है। यहाँ से यहाँ भी a/2 था, यहाँ से यहाँ भी a/2 का ही डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। बताओ किसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो देखो यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं मीन पोजीशन के आसपास हमारा पार्टिकल बहुत तेज़ी से निकलता है, फिर यहाँ पे धीरे हो जाता है, यहाँ पे इसकी स्पीड ही 0 हो जाती है, फिर वापस आता है। तो इस रीजन में हमारे पास ऑन एन एवरेज में बोल सकता हूँ एवरेज स्पीड ज़्यादा रहती है, यहाँ पे एवरेज स्पीड कम रहती है। सेम डिस्टेंस है तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ कम समय लगेगा। तो हमारे पास T2 की वैल्यू T1 से तो ज़्यादा आएगी। कितनी आएगी इसको किस तरीके से पता करें, चलो पता कर लेते हैं। अगेन मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ जब मैं आऊँगा तो मेरे पास एंगल हो जाता है 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को ही हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू T2 विल बी इक्वल टू, वो होना चाहिए मेरे पास अब की बार 60 डिग्री, या फिर इसको मैं बोल दूंगा ये हो जाएगा π/3। यहाँ से फिर हम यही करेंगे, देखो T2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो हो जाता है π/3 ओमेगा, जिससे मैं लिख सकता हूँ 2π/ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। ध्यान से देखो ये 2 से 6 कटेगा 3, 2π/3 ओमेगा हमारे पास फिर से आ जाएगा। और 2π/ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास T, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 6। देखो यहाँ से यहाँ आने में हमें टाइम लग जाता है T/6। देखा हमने बोला था यहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा, तो ये वाला समय इससे ज़्यादा है, इनफैक्ट उससे दोगुना है ना। ये जितना भी टाइम था उससे दोगुना है। तो हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि भाई T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। फील करने की कोशिश करो, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें लग जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इससे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकता है। हमको बोलेंगे यहाँ से आने में इतना टाइम लगा था, यहाँ से आने में इतना टाइम लगा, बताओ इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना समय लगा उसका दुगना समय यहाँ से यहाँ लगा है। कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर मैं इस यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगा है उसको मिड वे डिवाइड कर दूँ, है ना, 50%, तो मेरा पार्टिकल कहाँ पहुँचा होगा। तो अब ये ऐसे समझना मुश्किल होता है, उसको रेफरेंस सर्किल पे देखोगे तो बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना समय लगा है उसका मिड पे देखूंगा तो ये एंगल मेरे पास आ जाता है 45 डिग्री।
45 डिग्री आ जाता है तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, a/√2 पर। तो अगर मैं यहाँ से a/√2 तक जाता हूँ तो मुझे जो समय लगता है a/√2 से a तक पहुँचने में भी सेम समय लगता है। ठीक है भाई, तो ये भी लिख लो, a से a/√2 तक पहुँचने में जितना समय लगता है उतना ही समय यहाँ से a में जाने में लगता है। मान लो इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ t3, तो ये भी हमारे पास t3 हो जाएगा, सेम टाइम। अब ये दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। ये a/√2 एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा कम होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाते हैं। अब इन सब रिजल्ट को कंबाइन कर दें तो भी एक और बढ़िया रिजल्ट आता है, उसको भी देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारे वीडियोस मिल जाते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज जिसमें हमने हर टाइप के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कवर किया है। साथ में आपको मिलते हैं कलरफुल पीडीएफ्स, हैंडमेड नोट्स जो हैं, ताकि आप उनको चाहो तो प्रिंट करा लो, नहीं तो मोबाइल फ्रेंडली है, वो कम साइज़ में रहती हैं, लास्ट मिनट आपके रिविजन के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो सब कुछ मिल जाएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। वहाँ से मैं व्लॉग बनाऊँगा, पूरा इंडिया घूमूंगा, 100 व्लॉग बनाने वाला हूँ, तो इंडिया भी देख लेना साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।